मूवी का नाम है द चेजर, जो कोरिया की एक आइकॉनिक मूवी मानी जाती है। तो वक्त न जाया करते हुए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिटी की बिजी नाइट दिखती है। एक लड़की जो शायद हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट है, एक लड़के के साथ कार में बैठ के उसके घर जाती है, मगर 2 दिन गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आती। वो ऐसे गायब होती है मानो धुआं बन के उड़ गई हो। जिमी एक पिंप है जो कभी टास्क फोर्स में डिटेक्टिव था। यह गायब हुई प्रोस्टिट्यूट उसी के लिए काम करती थी। इनफैक्ट वो लड़की जो कार अपने साथ ले गई थी वह भी जिमी की थी। जिमी की अब तक 2 लड़कियां गायब हो चुकी है, जिससे वो टेंशन में है। एक कस्टमर के फोन पे वह अपनी एक प्रोस्टिट्यूट को होटल रूम भेजता है। तो वहां जाने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि वह आदमी उसकी पॉर्न फिल्म बनाने के चक्कर में है। तो वो वहां से निकल जाती है, मगर गुस्से से कस्टमर उसकी पिटाई करता है। तो अब जिमी वहां आके उस कस्टमर की पिटाई करता है। इन शॉर्ट, जिमी अपनी लड़कियों की सेफ्टी की भी सोचता है। अब होटल के बाहर आके जिमी उस डॉली नाम की प्रोस्टिट्यूट को पैसे देता है। तो अब वह डॉली जिमी से कहती है कि उसकी भागी हुई लड़कियां भागी नहीं है, बल्कि गायब की गई है। वो पुलिस रह चुका है, तो वह उन्हें ढूंढे। डॉली के जाने के बाद जिमी को उसके असिस्टेंट का फोन आता है कि एक पैसे वाले कस्टमर का फोन आया है, मगर वो बहुत चूजी है। उसने सब लड़कियों को रिजेक्ट किया है। तो जिमी मिया को उस कस्टमर के पास भेजने बोलता है। मिया जिमी की सबसे बेस्ट प्रोस्टिट्यूट है, मगर मिया को आज बुखार है, तो वो कहीं जाने से मना करती है। मिया अपनी 7 साल की लड़की डोरा के साथ रहती है, जो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। तो ऐसे में जिमी खुद मिया को कॉल करता है। वो उसे भी जाने से मना करती है। तो जिमी उसे धमकी देता है कि अगर वो कस्टमर के पास नहीं गई तो वो उसे निकाल देगा। तो अब बेचारी मिया तैयार होती है। मिया तय की गई जगह पे उस कस्टमर का वेट करने लगती है। यहाँ अपने ऑफिस लौटने के बाद जिमी उस कस्टमर का नंबर देखता है, तो उसे शक होता है। तो अब वह उसका पिछला रिकॉर्ड चेक करता है, तो उसे पता चलता है पिछली गायब हुई 2 लड़कियां भी उसी कस्टमर ने मंगाई थी। तो अब वह मिया को फोन करके उसे कहता है कि जैसे ही वह उस कस्टमर के घर जाए, तुरंत उसका एड्रेस उसे भेजे। मिया उस कस्टमर के साथ कार से उसने बताए इलाके में जाती है। यहाँ ऑन द वे जिमी अपने पुराने साथी डिटेक्टिव रॉनी को कॉल करके बताता है कि उसे उस आदमी का पता चल चुका है जो उसकी लड़कियों को भगा के ले जाके कई दूसरी कंट्री में बेचता है। तो वह तैयार रहे, मगर यहाँ रॉनी मेयर को एस्कॉर्ट कर रहा है, तो उसे जिमी की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ कुछ लोग मेयर पे हमला करते हैं, तो रॉनी जिमी का फोन कट करके उसे बचाने भागता है। तो दूसरी ओर मिया उस कस्टमर के घर पहुंच जाती है और उसका एड्रेस अपने दिमाग में रखती है। कस्टमर गेट खोलने के लिए चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढने लगता है, जिससे मिया सस्पिशियस होती है कि उसे अपने खुद के घर की चाबी का पता नहीं। सुनसान इलाके में बसा वह घर मिया में एक निगेटिविटी पैदा करता है। गेट के अंदर आने के बाद मिया जानबूझ के गेट खुला रखती है। घर की ओर जाते हुए उसे लॉन में एक फावड़ा भी दिखता है। वह आदमी, वह माहौल, सब कुछ सस्पिशियस होता है। अब यहाँ जिमी भी उस एरिया में पहुंच जाता है, मगर उसे पता नहीं कि मिया उस एरिया में कौन से घर गई है। घर आने के बाद मिया फैसला करती है सेफ्टी साइड वो जिमी को उस घर का एड्रेस भेजेगी। तो वह फ्रेश होने का बहाना बना के बाथरूम जाती है। अब जब वह एड्रेस टाइप करके जिमी को भेजने जाती है, तो नेटवर्क न होने की वजह से मैसेज नहीं जाता। तो नेटवर्क के लिए वो वहाँ की विंडो खोलती है, तो शॉक हो जाती है, क्योंकि विंडो के पीछे दीवार होती है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अब वह देख के मिया घबराती है। वह समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर ड्रेनेज होल पे जाती है। वहाँ कुछ खून लगे हुए बाल गिरे हुए होते हैं। वह देख के वह पूरी तरह डर जाती है। वह समझ जाती है वह किसी साइको किस्म के आदमी के घर आई है। यहाँ जिमी कार में बैठकर मिया के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। तो घर के अंदर मिया फैसला करती है कि वह कुछ तो बहाना बना के उस घर के बाहर निकलेगी। तो वह अपने बाल गीले करके बाहर आती है, ताकि उस साइको को उस पर शक ना हो। वह उस साइको से कॉन्डम कार से लाने का बहाना करती है। वह साइको भी उसे परमिशन देता है, मगर जैसे ही वह दरवाजे की तरफ मुड़ती है, वह देखती है उस साइको ने दरवाजे पे लॉक लगाया है। वह देख के मिया के पसीने छूटते हैं। यहाँ कार में बैठा जिमी मिया को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क न होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट होता है। अब वह साइको मिया को बांध के बाथरूम में ले आता है। फिर वह काले कलर का बैग लेके आता है। जब वह बैग खोल के पलट देता है, तो उसमें से छेनी, हथौड़े जैसे हथियार निकलते हैं। वह देख के बेचारी मिया पसीने में लथपथ हो जाती है। वह साइको उस बैग में से हुक निकाल के बाथरूम में लटका देता है। फिर वह मिया से पूछता है कि क्या वो जीनी नाम की लड़की को जानती है।
जो कुछ दिन पहले गायब हुई थी, क्योंकि उस जिनी को उसी ने मारा है। वह साइको मिया से कहता है कि मरने के पहले वो जिनी बहुत चिल्ला रही थी, तो मैंने उसकी जबान काट दी। वह सुन के मिया पूरी तरह चुप हो जाती है। अब वह साइको मिया के मुंह पे लगाई पट्टी खोलता है और उससे पूछता है कि वो जिंदा क्यों रहना चाहती है। तो मिया रोते हुए उससे कहती है कि घर में उसकी 7 साल की बेटी है जो उसका इंतजार कर रही है। मगर उस साइको पे मिया के रोने का कुछ असर नहीं होता। अब वह छेनी और हथौड़ा लेके उसका सर तोड़ने जाता है। अपनी मौत को देख के मिया पूरी तरह डर जाती है और अपना सर जोरों से हिलाती है ताकि वह उसे मार ना सके। मिया के सर हिलाने से वह साइको जितनी बार भी छेनी उसके सर पे रखता है, वो फिसल के उसके सर से नीचे गिरती है, जिस वजह से उसका निशाना चूक के उस साइको का हाथ घायल होता है। तो अब वह साइको चीढ़ के हथौड़ा सीधा मिया के सर पे मार देता है। हथौड़े के एक ही वार में मिया खामोश हो जाती है। यहाँ कार में बैठा जिमी कॉल न लगने की वजह से फ्रस्ट्रेट होता है और आसपास के घर में मिया को ढूंढने लगता है। तभी यहाँ उस साइको के घर में कुछ लोग आते हैं, जिससे पता चलता है कि वह घर किसी पार्क नाम के आदमी का है और इस साइको ने शायद उस पार्क को मार के उसके घर पे कब्जा किया है। वह पार्क के दोस्त होते हैं। साइको उन लोगों को गेट से बाहर निकालता है और उनसे कहता है यहाँ कोई पार्क नहीं रहता। मगर पार्क के कुत्ते को देख के वह समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो वह लोग चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। वह देख के साइको डर जाता है कि कहीं वह पुलिस के पास ना जाए, तो वह उन्हें घर के अंदर ले आता है और उन्हें भी मार डालता है। फिर वह साइको उनकी कार को कहीं और पार्क करने ले जाने लगता है ताकि किसी को शक ना हो। उन छोटी गलियों से जाते वक्त उसकी कार जिमी की कार से टकराती है, मगर जिमी गुस्सा होने की बजाय उस साइको से उसका फोन नंबर मांगता है और उससे कहता है कि उसके कार का जो डैमेज हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। साइको उससे कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी जिमी जोर देता है कि वो उसका फोन नंबर उसे दे। तभी जिमी की नजर उस साइको के शर्ट पे जाती है जिस पर खून के धब्बे लगे हैं। वह देख के वह सस्पिशियस होता है। वह साइको जिमी को उसकी कार हटाने को कहता है, तो जिमी उससे कहता है कि वो उसका नंबर देगा तभी वो कार रास्ते से हटाएगा। तो वह साइको पिछली कार के ड्राइवर को कार हटाने के लिए गाली गलौज करने लगता है, जिससे जिमी का शक और गहरा हो जाता है। तो अब जिमी अपने मोबाइल से उस कस्टमर को कॉल करता है जिसके यहाँ उसने मिया को भेजा है। तो वह साइको का फोन बजने लगता है। जिमी कंफर्म होता है कि मिया उसी साइको यानी जेकब के घर गई है। अब जब वह जेकब को पकड़ने जाता है तो जेकब दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के भागता है। अब दोनों के बीच चेस शुरू होता है। काफी लंबी भागदौड़ के बाद आखिर जिमी उस जेकब को पकड़ लेता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। जिमी उससे पूछता है तुमने मेरी लड़कियों के साथ क्या किया। जिमी उसका एड्रेस पूछता है मगर वह साइको नहीं बताता। तो अब जिमी जेकब को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगता है, मगर इस चक्कर में उस गली में ट्रैफिक जैम हो जाता है और भीड़ जमा हो जाती है। तभी ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाला उन्हें देखता है। जिमी की कार में हथकड़ियों के साथ बैठे जेकब को देख के वह जिमी को पुलिस वाला समझता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है, मगर जिमी के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब वह पुलिस वाला उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आता है। अब जेकब से जिमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि उसने उसकी कैसे पिटाई की। जिमी पुलिस वालों से कहता रहता है कि जेकब के घर जाके तहकीकात करनी चाहिए, मगर चूंकि जिमी अब पुलिस फोर्स में नहीं है तो वह उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। अब पुलिस जेकब से पूछती है कि वह जो कार चला रहा था वो किसकी है। तो जेकब अब बहाने बनाने लगता है। जब पुलिस उसे उसके मोबाइल नंबर के बारे में पूछती है तो जेकब फिर से झूठ बोलना शुरू करता है, मगर उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो पुलिस उसे सख्ती से पूछती है कि क्या वो लड़कियां बेचता है। तो जेकब उनसे कहता है मैं लड़कियां बेचता नहीं, मैं उन्हें मार डालता हूँ, जिससे पुलिस शॉक होती है। अब जेकब हंसते हुए कबूल करता है कि वह उन लड़कियों के मर्डर करता है। वो कबूल करता है कि उसने 9 लड़कियों का मर्डर किया है। अब जिमी अपने पुराने पुलिस साथी रॉनी को फोन करके बताता है कि उसने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। रॉनी को कुछ महीने पहले उसी इलाके में गायब हुई लड़कियों के बारे में याद आता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में वह पुलिस वाले उनके सीनियर्स को बुलाते हैं। उनके सामने जेकब पागल होने का बहाना करता है। तभी पुलिस स्टेशन में रॉनी आ जाता है। वह जेकब की कस्टडी मांगता है, जिसमें इन 2 डिपार्टमेंट में काफी बहस होती है, क्योंकि अब दोनों को केस का इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो अब पुलिस स्टेशन के पुलिस चीफ आ जाते हैं। वह अंदर आके सब पे गुस्सा होते हैं और जेकब को टास्क फोर्स यानी रॉनी के हवाले करते हैं। यहाँ जिमी जेकब की कार की तलाशी लेता है तो उसे एक चाबी का गुच्छा मिलता है, मगर चूंकि वह जेकब के घर का पता नहीं जानता तो वह अपने आदमी को
वह चाबी का गुच्छा देके कहता है कि उस गली के हर घर को वह चाबी लगा के मालूम करे कि वह चाबी किस घर की है। यहाँ वैन में बैठे रॉनी को जेकब से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह छेनी से लड़कियों को मारता है। तो रॉनी बहुत खुश होता है कि उसे जैकपॉट लग गया है। जिमी पुलिस स्टेशन में आता है तो पुलिस उससे कहती है कि अगर उन्हें 12 घंटे में जेकब का अरेस्ट वारंट नहीं मिला तो उसे छोड़ना पड़ेगा, मगर वारंट के लिए जेकब के खिलाफ कोई तो सबूत होना जरूरी है। सिर्फ सस्पेक्ट के बयान पे वारंट नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन में जेकब रॉनी को बताने लगता है कि वह लड़कियों को किस तरह से मारता है। पहले छेनी से उनके सर फोड़ता है, फिर उनका गला और एंकल चीर देता है, फिर उन्हें हुक पे उल्टा लटकाता है जिससे उनके शरीर का सब खून बह जाता है और उनकी डेड बॉडी हल्की हो जाती है। वह 2 दिन उनकी लाश को खून सूखने के लिए रख देता है, फिर कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को जमीन में दफन करता है। अब रॉनी उससे पूछता है कि उसने उन 9 लड़कियों को कहाँ दफन किया है, तो उस पर जेकब उससे कहता है कि 9 नहीं, उसने 12 लड़कियों को मारा है, जिससे रॉनी शॉक होता है। मगर जब रॉनी उसे घर का एड्रेस पूछता है तो जेकब उससे कहता है कि उसे याद नहीं। अब रॉनी जिमी को बुला के उसे मिया के घर से उसके कुछ डीएनए हासिल करने को बोलता है, जिन्हें जेकब के शर्ट पे लगे खून के धब्बों के साथ मैच किया जा सकता है। जिमी मिया के घर जाता है तो वहाँ डोरा होती है। साथ में आया पुलिस वाला मिया के कुछ डीएनए हासिल करता है, मगर जिमी का डोरा को अकेला घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता, तो वह उसे अपने साथ ले जाता है। डोरा जब उससे अपने माँ के बारे में पूछती है तो जिमी जवाब नहीं दे पाता। यहाँ रॉनी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और पुलिस चीफ के सामने पेश करता है, मगर चीफ उससे कहता है कि जबकि जेकब को उसका एड्रेस तक याद नहीं, तो उसके बयान पे रिपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में मर्डर का मोटिव भी नहीं लिखा होता है। चीफ उससे कहता है कि अगर जेकब किलर नहीं निकला तो उनके केस की धज्जियां उड़ जाएंगी। यहाँ जिमी अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वह जेकब के सिस्टर के घर जाता है। जेकब की सिस्टर उससे कहती है कि 3 साल से वो उसके कांटेक्ट में नहीं है। जेल से छूटने के बाद वो कहाँ गया उन्हें पता नहीं। जिमी उन पे धाक जमाने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि जेकब ने उनके छोटे लड़के को भी छेनी हथौड़ी से मारने की कोशिश की थी। वह किसी तरह बच गया, मगर उस शौक से कभी बाहर नहीं आ पाया। वह देख के जिमी का दिल पिघल जाता है और वह वहाँ से निकलता है। तो दूसरी ओर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पता चलता है कि जेकब पहले भी 2 बार बिना सबूत के कानून की गिरफ्त से निकल चुका है। तो अगर इस बार भी वह छूट गया तो मीडिया यही न्यूज फैलाएगी कि पुलिस किसी इनोसेंट को पकड़ के उस पर सीरियल किलिंग का इल्जाम थोप रही है, तो उनकी बहुत बदनामी होगी। चीफ बिना सबूत के प्रोसिक्यूटर से अरेस्ट वारंट ले नहीं सकते थे। ऊपर से जिमी ने जेकब के साथ मारपीट करके उसके चेहरे पे जो जख्म दिए हैं, उससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही समझेगा कि पुलिस ने जबरदस्ती जेकब से बयान लिखवाया है। तो अब चीफ अपने लोगों से डिस्कस करके इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर जेकब ने 12 लड़कियों को मार के दफन किया है तो वह अपने घर के गार्डन में तो उन्हें दफन नहीं करेगा, आसपास किसी सुनसान जगह दफन करेगा। स्टडी के बाद उन्हें पता चलता है कि जहाँ से जेकब को पकड़ा गया उसके आसपास एक पहाड़ी सुनसान इलाका है, तो वह वहाँ डेड बॉडीज तलाशने की सोचते हैं। पुलिस की टीम रात भर उस पहाड़ी इलाके में सर्च करती है, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो दूसरी ओर जेकब का पता जानने के लिए जिमी उस प्रोस्टिट्यूट को ढूंढने में लग जाता है जो उसके घर से बच के निकली है। उसे एक प्रोस्टिट्यूट से पता चलता है कि जेकब एक इम्पोर्टेंट यानी नामर्द है और इसी वजह से वह प्रोस्टिट्यूट को पागलों की तरह टॉर्चर करता है। कार में बैठी डोरा वह सुनती है, वह समझ जाती है कि उसकी माँ के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो वह रोने लगती है। यहाँ जेकब के घर में घायल मिया को होश आता है, वह जिंदा होती है। तो दूसरी ओर जिमी का वह आदमी उस इलाके के सभी घरों को चाबियां लगाते लगाते आखिर एक घर तक पहुंच जाता है जहां उस गुच्छे में से एक चाबी लगती है। जिमी वहां पहुंचता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वह जेकब का पुराना घर होता है। वहां उसे जेकब ने दीवार पे ड्रॉ की हुई यीशु की कुछ ड्राइंग्स दिखाई देती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सरकारी वकील को बुलाया जाता है। अब वह जेकब को इंट्रोगेट करता है, तो वह भी जान जाता है कि जेकब एक नामर्द आदमी है। वह जेकब की मेंटेलिटी को जान जाता है कि चूंकि जेकब लड़कियों का उपभोग नहीं ले पाता, तो गुस्से से वह उन्हें छेनी से मार देता है। जेकब के लिए वह छेनी उसका ऑर्गन होती है। जैसे ही छेनी से लड़की के सर में होल होता है, उसे एक अलग प्लेजर मिलता है। जेकब शरीर से लड़कियों का आनंद नहीं ले पाता, तो वह दिमाग से उस आनंद को हासिल करने की कोशिश करता है। वह वकील बराबर जेकब की दुखती रग को पकड़ लेता है, जिससे जेकब गुस्सा होके उस पर हमला करता है। अब पुलिस फैसला करती है
कि उन्हें किसी भी हालत में 6 घंटे में जेकब के घर का पता ढूंढना होगा और सबूत हासिल करने होंगे, वरना जेकब को छोड़ना होगा। यहाँ जिमी पुलिस स्टेशन जाके जेकब की पिटाई शुरू करता है और इस बार उसे कोई नहीं रोकता। अब बहुत मार खाने के बाद जेकब उन्हें एक जगह का पता दे देता है, मगर वहाँ काफी खुदाई करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। तो जिमी समझ जाता है कि जेकब ने उसे बेवकूफ बनाया है। यहाँ घर में मिया टाइल्स के एक टुकड़े से अपने हाथ की रस्सी काट देती है। तो दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है और पुलिस को डराता है कि बिना किसी सबूत के अगर उन्होंने जेकब को हिरासत में रखा तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। चीफ चाहता है कि डीएनए रिपोर्ट आने तक रुके, मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमाल का घमंडी और हेकड़ी इंसान होता है। उसे सिर्फ बदनामी की पड़ी है। वो किसी भी तरह से पुलिस की हेल्प करने के फेवर में नहीं होता। गंदी सिस्टम के सामने चीफ हाथ टेक देता है और जेकब को छोड़ के उसे पिटने वाले जिमी पे एक्शन लेने का फैसला न चाहते हुए भी लेता है। तो अब जब पुलिस वाले जिमी को अरेस्ट करने जाते हैं तो वह मारपीट पे उतर आता है। जिमी को जबरदस्ती पकड़ के कार में ठूस दिया जाता है, मगर ऑन द वे वह पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। यहाँ जेकब को छोड़ दिया जाता है, मगर 2 ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं ताकि उसके घर तक पहुंचा जा सके, मगर जेकब उन्हें गुमराह कर देता है। उतनी देर में यहाँ मिया अपने हाथ की रस्सी खोल के उस घर से बाहर आ जाती है। भागते भागते वो पासी के एक स्टोर में पहुंच जाती है। वहां जाके वह जिमी को कॉल करती है। जिमी मिया को बचाने के लिए ही भाग रहा होता है, तो वह रिंग की आवाज को इग्नोर करता है। तभी बदकिस्मती से जेकब उसी स्टोर में आ जाता है। तो बातूनी स्टोर कीपर उसे अंदर छुप के बैठी मिया के बारे में बता देती है। क्योंकि जेकब उसका रेगुलर कस्टमर होता है, उस बेचारी को पता नहीं होता कि मिया जिस साइको से बच के भागी है वह जेकब ही है। वह जेकब से कहती है कि जब तक पुलिस नहीं आती तब तक वो स्टोर में रुके। कामचोर पुलिस भी कंट्रोल रूम से आए ऑर्डर को नजरअंदाज करती है। यहाँ जेकब उस स्टोर कीपर को मार देता है और मिया को मारने मुड़ता है। बेचारी मिया मौत से बचकर मौत के दरवाजे पे ही आ गई थी। जेकब उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, मगर तब तक जेकब वहां से भाग जाता है। पुलिस की गाड़ियों के पीछे पीछे जिमी भी उस स्टोर पहुंच जाता है। रॉनी को वहां देख के वह समझ जाता है कि मिया का मर्डर हो गया है। अब पुलिस स्टेशन में हंगामा मच जाता है। उन्होंने जिसे छोड़ा था वह सीरियल किलर ही निकला था। पुलिस जेकब के ठिकाने को ढूंढने में लग जाती है। रात को जिमी स्टोर के अंदर आता है तो अंदर खून से लथपथ जमीन को देख के उसे अंदाजा हो जाता है कि जेकब ने कितनी बेरहमी से मिया को मारा होगा। वह अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, क्योंकि मिया जेकब के पास जाने को राजी नहीं थी, तो उसी ने उसे जबरदस्ती वहां भेजा था। वह मिया ने भेजा हुआ लास्ट वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें वह उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि अब वह यह सब और नहीं करना चाहती। वह यह धंधा छोड़ना चाहती है, अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। वह सुन के जिमी को और अफसोस होता है कि काश वह मिया का कॉल अटेंड करता। यहाँ जेकब सारी डेड बॉडीज को जमीन में गाड़ देता है। अब वह उस घर को छोड़ने की तैयारी करता है। यहाँ जिमी उसी इलाके के चर्च में चला जाता है गॉड से सवाल करने कि वह इतना बेरहम क्यों हो गया है। मगर जब वह वहाँ की यीशु की मूर्तियां देखता है तो उसे जेकब ने अपने पुराने घर की दीवार पे ड्रॉ की हुई ड्राइंग्स याद आती है, जो हूबहू होती है। तो वह चर्च के केयरटेकर के पास जाता है और उसे जेकब का फोटो दिखा के उससे पूछताछ करता है। तो उसे पता चलता है कि जेकब उस चर्च में पार्क नाम के एक बूढ़े अमीर के साथ आया करता था। पार्क जो चर्च के मेंटेनेंस का ख्याल रखता था। तो अब जिमी पार्क के घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो वही घर है जहाँ जेकब मिया को लेके गया था। जिमी अपना हाथ बेल बजाने के लिए उठाता है, मगर न जाने क्या सोच के वह रुक जाता है और अपने पॉकेट में से चाबी का वह गुच्छा निकालता है जो उसे जेकब की कार में मिला था, और उसमें से एक चाबी से वह गेट खुलता है। वह अंदर जाता है तो घर से भाग रहे जेकब से उसका सामना होता है। वह जेकब को घसीटते हुए अंदर ले आता है। जेकब जिमी के पैर में चाकू भोंक देता है तो जिमी उसकी पिटाई शुरू करता है। जिमी की नजर फिश टैंक की ओर जाती है तो उसे उसमें मिया का कटा हुआ सर और हाथ दिखाई देता है। वही मौका देख के अब जेकब जिमी पे हमला करता है। अब दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हुए हैं, मगर इस बार जेकब जिमी पे हावी होता है। वह फ्लावर पॉट से जिमी को मारने लगता है तो जिमी पासी पड़ा हथौड़ा उठा के जेकब के सर पे मार देता है। अब जब वह उसे फाइनल शॉट मारने जाता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। रॉनी जिमी को हथौड़ा फेंकने बोलता है। जिमी की नजरों के सामने मिया और डोरा आती है
तो वह जेकब के सर पे हाथौड़ा मारने जाता है। तभी पुलिस उसे पीछे से पकड़ लेती है। पुलिस को घर के आसपास खुदाई करने पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। जैसे कि जेकब ने कहा था कि उसने 12 लोगों को मारा है। जिमी हॉस्पिटल चला जाता है जहां डोरा को एडमिट किया होता है। डोरा को संभालना अब वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, मगर वह खुद नहीं जानता कि अगर डोरा ने उसे मिया के बारे में पूछा तो वह क्या जवाब देगा। अगर गंदी सिस्टम वक्त पे एक्शन लेती तो शायद आज मिया जिंदा होती। मूवी यहाँ खत्म होती है।